एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओजेस एकेडमी। आज हम लेसन नंबर फर्स्ट क्लास 7th का पढ़ेंगे एनसीईआरटी पादपों में पोषण। पादप मतलब पेड़ पौधों में पोषण। तो कक्षा 6 में हमने क्या पढ़ा था? कक्षा 6 में हमने पढ़ा था कि जीवों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन से हमें क्या क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, भोजन के घटक। भोजन के भी ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं और इन्हें ही हम पोषक कहते हैं। तो सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, चाहे वो जंगली जानवर हो या फिर पालतू जानवर हो या फिर इंसान हो, कोई भी हो जीव, सब, या फिर पेड़ पौधे हो। आपको पता है ना, पेड़ पौधे भी जीव होते हैं क्योंकि उनमें भी श्वसन होता है। तो पेड़ पौधे को भी हम सजीव में ही मानते हैं। सजीव में मानते हैं, क्या है, मानते तो है ही, वो है ही सजीव। सभी जीवों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कि वे पौधे तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पर जो इंसान होते हैं, जो जीव होते हैं, जो प्राणी होते हैं, वो सारे पेड़ पौधों पर और पेड़ पौधों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन बनाते हैं। मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। जैसे कि बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाता है। बूझो क्या है? ये है हमारा बूझो, और ये क्या जानना चाहता है कि पेड़ पौधे जो है वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको रीडिंग ना करके एक बार ऐसे ही समझाना चाहूँगी। पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। ओके, तो अपना भोजन पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना में वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों से के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने हम इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। स्वयं संश्लेषित करना मतलब स्वयं इकट्ठा करते हैं, स्वयं स्वपोषण कहलाते हैं। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। अन्य जीव पादपों द्वारा स्वपोषी कहते हैं, और यहाँ पे जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? विषमपोषी। तो स्वपोषी कौन से पदार्थ होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, वो हमारा स्वपोषी होता है। और जो जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा अपना भोजन यानी कि दूसरों से बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर करते हैं, वो विषमपोषी होते हैं। जैसे कि पहली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। ये है हमारी पहेली। तो ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो वैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज की सहायता से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकते। तो अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित हैं। खाद्य फैक्ट्रियाँ मतलब कि पादप जो है वो अपना भोजन कहाँ इकट्ठा करते हैं। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? तो जैसे कि पेड़ पौधे हैं, जड़ होती है, तना होता है, पत्तियाँ होती है, फूल होता है, तो क्या सभी भागों में भोजन निर्मित होता है, सभी भागों में भोजन बनता है, या फिर किसी एक या दो भाग में ही बनता है? तो खाद्य फैक्ट्रियाँ तथा उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है। तो प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रकरण, यानी कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो हमारे पेड़ पौधों का भोजन बनाने का एक भोजन बनाने की प्रक्रिया है। जैसे पत्तियाँ पादप की खाद्य फैक्ट्रिया है।
पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है, अतः सभी कच्चे पदार्थ उन तक पहुँचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। तो आपको पता लगा कि जो फैक्ट्रियाँ है, खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं, वो पौधों की कौन सी होती है? पत्तियाँ होती है। और पत्तियों तक भोजन पहुँचाने के लिए क्या करते हैं हम? जड़ों में पानी देते हैं, खाद डालते हैं, तो जड़ों की सहायता से फिर वो तनों में जाता है, तनों से फिर वो पत्तियों तक पहुँचता है, तो पत्तियों में जाके इकट्ठा हो जाता है। उपस्थित बूझो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं। चलो भाई, पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म कोशिकाएं होती है, छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं, छोटे छोटे, जो आपने देखा होगा जड़ों में, पेड़ पौधों में छोटी छोटी कोशिकाएं दिखाई देती है, छिद्र दिखाई देते हैं, उनके माध्यम से पत्तियों तक अपना भोजन पहुंचाते हैं। जैसे कोशिकाएं मनुष्य में भी होती है, तो यहाँ पे देखिए आप, कोशिका का ये आरेख हमें दिया हुआ है, जैसे कि ये बीच में जो हल्का हल्का आपको दिखाई देती है निशान से, वो हमारी कोशिकाएं होते हैं। जैसे ये केंद्रक हो गया, ये हमारा कोशिका द्रव्य हो गया, कोशिका झिल्ली हो गई, एंड कोशिका का ये हमारा पूरा फिगर हो गया। तो आपने देखा कि इमारतें ईंटों से बनती है, इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। कोशिकाओं में सूक्ष्म दर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं और कुछ जीव बहुकोशिकाओं के बने होते हैं। तो एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके केंद्रक में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है। जैसे आपने देखा होगा, जब पेड़ का तना काटते हैं तो उसके बीच में एक वाइट से सर्कल दिखाई देता है, तो वो क्या होता है? इसके कोशिकाओं का केंद्र होता है, तो जो केंद्रक कहलाता है। चारों ओर झिल्ली के समान एक पदार्थ से घिरा हुआ होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। जो ये छिद्र जो होते हैं, रंध्र होते हैं, इनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। तो आपको पता है पौधे जो होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और रात के टाइम पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि रात को पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है, रंध्र कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। वाहिका नली के समान होती है, जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वाहिका एक सतत मार्ग बनाती है। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। तो पहले क्या जानना चाहते हैं यहाँ पे? पत्तियों में ऐसा क्या विशेषता है कि खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती है परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं। तो पत्तियों में हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। पर्णहरिम क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा जब पत्तियों पर पड़ती है तो उसमें क्लोरोफिल बनता है, और क्लोरोफिल से फिर वो पत्तियों का कलर हरा हुआ दिखाई देता है, और यहाँ पे ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। कौन? सूर्य का प्रकाश। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्या क्या? सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल। तो अद्वितीय प्रक्रम के पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद के रूप में संचित हो जाती है। सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। सूर्य से हमें कौन सी विटामिन मिलता है? सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? सोचो भाई, अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, और जो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे तो अन्य प्राणी कहाँ से भोजन खाएंगे? क्योंकि अन्य प्राणी पेड़ पौधों पर ही डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए।
प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में पादपों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर ही निर्भर करता है। हमने अभी बताया आपको। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही निर्मित होती है, क्योंकि जब पेड़ पौधे हैं वो हमारी छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, उसके बाद वो ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं, जो कि मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, श्वसन क्रिया के लिए भी। पृथ्वी पर जीवन की कल्पना फिर क्या हो जाएगी? असंभव हो जाएगी। अगर प्रकाश संश्लेषण रोक दिया जाए तो पृथ्वी पर जीवन भी संभव नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती में क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को हम निम्न समीकरण द्वारा देख सकते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल यानी CO2 प्लस H2O इक्वल टू सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, क्लोरोफिल बनेगा और हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल किस में टूट जाएगा? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में। इस प्रकार से ऑक्सीजन निर्मुक्त होगी, यानी ऑक्सीजन हमारी बाहर निकल जाएगी और कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, अर्थात मंड स्टार्च में परिवर्तित हो जाएगा। मंड मतलब मांड। अब ये हमारी पत्तियां हैं। पत्तियों की संरचना आप देख सकते हैं यहाँ पे। रंध्री द्वार, द्वार कोशिका, पत्ती का, और ये यहाँ पे क्लोरोफिल ये बना हुआ है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण, ये हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। पत्तियों में क्लोरोफिल, सौर ऊर्जा से हरा रंग हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है और ये ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। ओके। अब पत्तियों में अतिरिक्त पादपों द्वारा, अब पूजा क्या जानना चाहता है? पादपों में पत्तियों का रंग लाल, गहरी लाल, बैंगनी, भूरे रंग की होती है। वह जानना चाहता है कि इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है क्या? सही बात है भाई, हरा क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। तो जो पत्तियों का कलर कभी कभी लाल होता है, बैंगनी होता है, भूरे रंग का होता है, तो वो क्या प्रकाश संश्लेषण से होता है। तो पत्तियों में अतिरिक्त पादपों के द्वारा हरे भागों जैसे हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय की कमी, यानी कि जब पानी की कमी हो जाती है ना पत्तियों में, तो उनका कलर चेंज हो जाता है अथवा सूल रूपी जो हो जाता है। इस पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो एक ही प्रकार के पादप दो गमले लीजिए, एक को अंधकार में, यानी कि अगर उसे सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी तब भी उसकी पत्तियों का कलर चेंज हो जाएगा। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में अवलोकन को किया था। तो गमले में आपने अंधकार में रखा, 3-4 दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दिया, तो पुनः उसी पत्ती में आयोडीन परीक्षण कीजिए। तो अपने परीक्षण अपने और देखिए कि इसमें क्या चेंज होता है। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छदन कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण तो होता है, पर जो उनका हरा रंग है वो ढक जाता है दूसरे कलर की वजह से। आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे पंखी कोई ऐसी पादप देखे होंगे कि सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जैसे जिन्हें शैवाल कहते हैं। क्या आपने कल्पना की है? कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? जैसे कि ये विभिन्न रंगों की पत्तियां हमें दी हुई है, तो क्लोरोफिल तो है इनमें, बट इनमें कम मात्रा में क्लोरोफिल है, जिसकी वजह से इसका कलर चेंज हो जाता है। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त क्या खादों का संश्लेषण होता है? अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बनाते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनीन पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है, यानी पेड़ पौधों को नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है?
यदि कीजिए याद कीजिए, आपको पता है वायुमंडल में कितने परसेंट नाइट्रोजन है? 78%। और जब 78% नाइट्रोजन है तो पादपों को भी वहीं से ही मतलब हमारे वायुमंडल से ही मिलती है। तो पादप इसी अवशोषण इसी रूप में नहीं रह सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जब गैसीय नाइट्रोजन के उपयोगी योगों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त होते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा कि जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है, इस प्रकार अन्य संघटकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। तो इसके पश्चात पादप खाद के अन्य संघटकों जैसे प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। कुछ पादप पौधे भी ऐसे भी हैं जिनके में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। वे अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित, यानी कि जरूरी नहीं, कुछ पादप ऐसे भी है जो दूसरे पादपों से अपना भोजन, जैसे कि ये आपने देखा है, ये बेल जो होती है, अमर बेल, जिसे हम अमर बेल बोलते हैं, ये पेड़ों पर ही होती है और पेड़ों से ही अपना भोजन लेती है, तभी ये फलती फूलती है। तो वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं की लिपटी रस्सी नुमा पीली रंग की संरचना दिखाई दे रही है? देखो, ये पीले रंग की जो संरचना है यहाँ पे, ये हमारी अमर बेल के नाम से जानी जाती है। ये बीमारियों में भी यूज़ होती है। तो वह पादप परपोषी कहलाता है क्योंकि अमर बेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं। इन्हें परजीवी कहते हैं। क्या हम एक एवं अन्य जंतु भी पादपों पर परजीवी हैं? यानी कि हम और अन्य जंतु भी पादपों पर परजीवी? हाँ है, क्योंकि हम भी पादपों से ही अपना भोजन बनाते हैं। तो पहेली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जू एवं जोंक जैसे जीव भी परजीवी है? जी हाँ, वो हम पर डिपेंड करते हैं। वो हमारे द्वारा हमारे खून को चूस के अपना पेट भरते हैं। तो क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? ऐसे पादप भी है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं। तो ऐसे पौधे हरे एवं अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। ये देखें यहाँ पे, ये पादप जो है ऐसे हैं जो कीड़े मकोड़े, यानी कि पिचर पादप, घटे एवं ढक्कन जैसे संरचना होती है इनकी। ये कीड़े मकोड़े, कीट, ये सब खाते हैं, तभी अपना भोजन बनाते हैं। तो पत्ते की शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाते हैं। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं, अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। तो आपने देखा, ये जो पादप थे हमारे, ये कीटभक्षी पादप है, यानी कीटों से अपना भोजन बनाते हैं। तो बूझो पर भ्रमित है, यदि घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता है? क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से भी सभी पोषक नहीं मिल पाते जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है? मृतजीवी। आपने बाजार में छत्रक मशरूम बिकते हुए देखा होगा। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियाँ अथवा तनों का छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु उन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है। हाँ भाई, देखा, जिसे हम गाँव में छतरी बोलते हैं, सांप की छतरी बोलते हैं, उन्हें हम मशरूम भी बोलते हैं। तो गांव में वो आपने देखा होगा कि जब बरसात होती है तो जगह जगह वो सांप की छतरी दिखाई देती है। तो वो अपना भोजन कैसे बनाती हैं? उन्हें कहाँ से मिलता है? तो बूझो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इन प्राणियों के समान मुख नहीं होते, ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते, इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होता है, इनमें संश्लेषण नहीं कर सकते। तो फिर ये भोजन अपना कैसे बनाते हैं भाई? देखते हैं। ये देखो, ये है हमारी वो सांप की छतरी, मशरूम, सड़ी गली वस्तु पे होगा छत्रक। ये ज़्यादातर अपने गोबर वाली जो
टीले होते हैं उन पे होती है। ब्रेड डबल रोटी एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो ले, इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2 से 3 दिन के लिए रख दे। तो आप देखेंगे कि सफ़ेद हरे भूरे एवं किसी अन्य रंग के धब्बों के रूप में हो जाते हैं। किसी आवर्धक लेंस और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन करें तो प्रेक्षणों में आप क्या देखेंगे कि रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई पड़ती है। ये देखो फूई सी, जिसे हम फूई कहते हैं, ये तो नॉर्मली ब्रेड जब ज़्यादा दिन तक रखी रहती है उसमें भी हो जाती है, इसे हम कवक कहते हैं। विलयन का भोजन के रूप में शोषण करते हैं। इस प्रकार पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मर्द एवं विघटित जैविक पदार्थों में पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मर्दजीवी पोषण कहलाते हैं। मर्दजीवी पोषण प्रणाली को उपयोग करने वाले पौधे मर्दजीवी कहलाते हैं। तो कवक देखा आपने, इसको हम कवक बोलते हैं। इसको, ये जो ब्रेड को आप 2-3 दिन तक ऐसे ही रख दे गर्मी में, तब भी उसमें ये फफूंदी टाइप ब्रेड हो जाते हैं। इन्हें मर्दजीवी कहते हैं। कवक फंजाई, अचार, चमड़े, कपड़े, अचार में भी इस तरह का कवक लग जाता है। वृद्धि के नष्ट उन्हें पहली को याद है कि उसके सुंदर जूते, जिन्हें विशेष अवसरों पर पहनती है, वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो जाते हैं। वे जानना चाहते हैं कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाता है। तो भाई देखते हैं कैसे हो जाता है। सामान्यतः कवकों में बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, तो उसमें अंकुरित होकर उन्हें नए कवक को जन्म देते हैं। यानी नमी के कारण उसमें, जैसे पानी में चने को भिगो देते तो उसमें अंकुरण हो जाते हैं, तो इसी तरह से कवक नए कवक को जन्म दे देता है नमी के कारण। तो हमारी वस्तु कवक द्वारा खराब होने की से इस प्रकार बचा जा सकता है। बुझे को याद है कि उसके दादा ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी होता है। हाँ, कवक रोग कारक भी होता है। मतलब कि नमी में आ जाती है जब गेहूँ, जैसे गेहूँ है, गेहूँ में अगर नमी आ जाती है तो नमी के कारण फिर वो दूसरे गेहूँ को भी खराब कर देते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहकर अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। उदाहरण, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, तो वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषण के अवशोषण की सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध को विशेष महत्व है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में 2 भागीदार होते हैं। इनमें एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। तो याद रखना, शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है और कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। शैवाल मतलब होता है काई हरी होती है, जो चीज़ हरी होती है उसमें क्लोरोफिल होगा, और कवक हरा नहीं होता है, वो वाइट या फिर पीले से कलर में होता है, तो उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। रहने वाले स्थान में आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। तो मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? क्या आपको किसानों ने अपने खेतों में अथवा माली के बगीचे के लॉन एवं गमलों में खाद एवं उर्वरक डालते हुए देखा है? क्या आप जानते हैं कि उन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? ताकि मृदा में खनिज पोषक तत्व अवशोषित करे और मृदा उनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। मृदा में इनकी मात्रा कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पादप पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने वाले कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता होती है तो आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम केवल पादपों को उगा सकते हैं, बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मात्रा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलय के रूप में अवशोषित कर, यानी कि पौधों में नाइट्रोजन एक खाद पानी में घोलकर जैसे छिड़काव डालते हैं ना, छिड़काव देते हैं, तो उसके विलय के रूप में अवशोषित करती है। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं।
उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों में से प्राप्त होती है। इसके बदले में पादप राइजोबियम जीवाणु का आवास से हम खाद्य प्रदान करते हैं। उन्हें सहजीवी संबंध कहते हैं। इस संबंध को किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरक की आवश्यकता नहीं रहती है। यानी कि जो दाल में प्रोटीन होता है, नाइट्रोजन मतलब दाल में जो राइजोबियम होता है, वो हमारे अन्य पौधों के अगली फसल में काम आ जाता है। इस अध्याय में आपने पढ़ा है कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। केवल बहुत कम पादप ही अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी या मृतजीवी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रमुख शब्द। स्वपोषी क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, विषमपोषी, परपोषी, कीटपक्षी, पोषक, परजीवी, प्रकाश संश्लेषण, मृतजीवी, रंध्र, सहजीवी संबंध क्या होगा, ये सब हमने पढ़ा है इसमें। तो आप इसमें एक बार छोटी सा रिवीजन करेंगे और बताएंगे कि इन सब के बारे में एक एक सेंटेंस। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा, इसको आप पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं। कवक अपना भोजन मर्द एवं अपघटित एग्जाम में बहुत ही लाभदायक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद है। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अतः इसे विषमपोषी कहलाते हैं। तो इसे आप करना। अभ्यास, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है, हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है। आप अभ्यास करने की कोशिश करना। अगर आपसे नहीं होता है तो हम इसको दोबारा करेंगे फिर। हरे पादप में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण। मैं आपको स्वयं करने के लिए इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आप जब दोबारा से रिवीजन करेंगे और उसके आंसर ढूंढेंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे तो आपको फिर उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो काम हम स्वयं से करते हैं वो हमें लंबे टाइम तक याद रहता है। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर करा देती हूँ तो आपको सिर्फ मेरे बताने के बाद तक ही याद रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप दोबारा से करेंगे तो फिर आपको रिवीजन करना पड़ेगा। बट अगर आप इसके आंसर खुद से ढूंढेंगे और लिखेंगे तो आपको दोबारा से रिवीजन करने की जल्दी से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो प्लीज़ कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए आंसर खुद से करने की, ताकि आप अपने माइंड को, अपने दिमाग को, अपने लेवल को हाई कर सके और अपनी मेमोरी यानी याद करने की क्षमता को बढ़ा सके। ओके, कॉलम ए और कॉलम बी ये आप खुद से करना। अगर आपसे नहीं होता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूँ अपने इस प्रोग्राम को, इस NCERT को कंप्लीट कराने के।